नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सीएससी मेंस 2024 का थर्ड पेपर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न रहा, क्या टफनेस रही, ये सब देखते हैं। और कितने आवर का, ये तो आपको पता ही होगा कि 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है, 250 मार्क्स का है और 20 क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो जीएस थर्ड पेपर है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी है टेक्नोलॉजी, तीसरी है बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और तीसरी है इंटरनल सिक्योरिटी जो 50 मार्क्स की है इंटरनल सिक्योरिटी, और डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी ये 50 नंबर की है, और टेक्नोलॉजी 50 मार्क्स की है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है। तो आज इस पैटर्न को भी देखते हैं और कितने कितने मार्क्स का आया हुआ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आओ हम एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुधार के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक ये समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप हैं। मतलब जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो किस तरह से प्राप्त की जा सकती हैं इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, आइए, भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, ये भी बताना। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाज की भूमिका को बताइए। आपको यह भी विदित होगा कि 2023 जो मिलेट ईयर घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आगे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये है, जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका परिदृश्य क्या है विश्व में। यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस क्रम में व्यवसायीकरणों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो भारत है जो पेटेंट के मामले में दाखिल करने के मामले में सेकंड स्थान पर है पूरे विश्व में, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवसायीकरण बहुत ही कम हुआ है। इसके क्या कारण है इसको स्पष्ट करना है। सिक्स क्वेश्चन है, राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है। जैसा फास्ट्रैग जो फास्टैग है वो, उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं, उसके जो बेनिफिट और जो लिमिटेशन है वो क्या है, वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे। क्या ये परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएंगे। आपको यह भी विदित होगा कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके कुछ न कुछ नुकसान और कुछ न कुछ फ़ायदे भी होते हैं। कुछ नुकसान होते हैं तो बेनिफिट भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। आगे देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन ये है, भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या के निपटने के लिए विभिन्न समन्वय उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की चर्चा कीजिए। ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताएं क्या भूमिका निभाते हैं। सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। ये दोस्तों बहुत टफ हो जाता है क्योंकि उदाहरण देना, हमको 1-2 उदाहरण याद आ जाते हैं पर 4-4 उदाहरण देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का। ये है, समझाइए कि नार्को टेररिज्म संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को टेररिज्म से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से समाधान हैं, उनके बारे में यहाँ पर टिप्पणी कीजिए, सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन है,
डिजिटल प्रौद्योगिकी डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ में तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है, भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण और दोष की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है? जो चारों श्रम संहिता के बारे में बताना है और उनके क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, ये भी साथ में हमको मेंशन करना है। और इसकी क्या प्रगति हुई है, अब तक क्या इसने हासिल किया है, क्या अचीवमेंट क्या है, ये भी हमें बताना है। भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। आप सबको ये विदित होगा कि ये उड़ान योजना अभी की स्टार्ट नहीं है, ये पुरानी योजना है, लेकिन इसके तहत जो ग्राउंड लेवल पर, जो क्षेत्रीय लेवल पर जो कनेक्टिविटी बनी है वायु के स्तर पर वायु कनेक्टिविटी, उसके बारे में उसकी उपलब्धि की चर्चा बतानी है। जो इसका मतलब भी है कि उड़े देश का आम नागरिक, इसका लोगो भी था एक समय। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। यह है, हाल ही के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां हैं? जो भारत, आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब 70% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां हैं? कुछ कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, जो मेजरमेंट लिए गए हैं, उनके बारे में बताना है। 14वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडार से जुड़ी चुनौतियों क्या हैं, विवेचना कीजिए। आप सभी को ये विदित होगा कि ये किसान आंदोलन वगैरह, एमएसपी की ये मांगे वगैरह उठती रही है, ये बफर स्टॉक से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये किसान आंदोलन का मुद्दा, एमएसपी, ये सब बफर स्टॉक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर सिस्टम है, ऐसे ही और कौन कौन सी, जैसे बेस्ट राजस्थान के अंदर जो हौद बोलते हैं उनको, वो भी मीठे पानी के स्रोत है एक तरह से, और जो कुआं बावड़ियाँ हैं वो भी मीठे पानी के स्रोत है। और क्या क्या है टेक्नोलॉजी, वो भी बताना। ऐसे किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। मतलब इन चीज़ों की चर्चा कीजिए और उनके गुण और दोष भी बताइए कि भाई इनको हम अपनाएंगे तो, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर को अपनाएंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा हमको, ये भी हमको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर का, ये है, क्षुद्र ग्रह क्या है? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीति विकसित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा? अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। यहाँ पे जो जापान में सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ है उसके बारे में भी हमें मेंशन करना और उसके बेनिफिट बताने, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगला है हमारा, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। आप सबको ये विदित होगा कि चेन्नई में भी बाढ़ आई थी, उड़ीसा में भी बाढ़ आई थी, मुंबई में भी बाढ़ आई थी, असम में भी बाढ़ आई थी। तो हमको इनमें से किसी भी 2 का उल्लेख करना है और उसके क्या नुकसान हुए हैं इसके बारे में भी हमें बताना, और गवर्नमेंट ने क्या मेजरमेंट लिए हैं उनके बारे में भी हमें बताना, और नीतियाँ क्या बनाई गई है ये भी दिखाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, ये है, भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है, मतलब जहाँ पे शांति नहीं है, जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ
परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी उल्लेख कीजिए। जो ये सीमा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजनाएं, इनके बारे में भी बताना। आप सबको ये विदित भी होगा कि अभी बजट 2024 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में एक वाइब्रेंट विलेज योजना थी, उसको भी मेंशन किया गया और उसको 1000 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया। वो भी इसी के अंतर्गत, तो उसका एक उदाहरण पेश कर सकते हैं यहाँ पे हम उसका, क्योंकि उसी के तहत जो सीमा पर जो गाँव वगैरह बसे हैं उनको भी सशक्त करना है, उनको भी जागरूक करना है इसके तहत ही, और सीमा को भी मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया एवं को गोपित एनक्रिप्टेड संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थ को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। आप सबको ये विदित होगा कि जो सोशल मीडिया वगैरह है, जो हमेशा ही हाईलाइट में रहता है, कभी डीफेक के मामले में, कभी आर्टिफिशियल डीफेक के मामले में, तो आप ये बहुत हाईलाइटेड मुद्दा रहता है। तो इसके बारे में हमें इसको मेंशन करना है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, और सरकार के द्वारा क्या मेजरमेंट लिए गए हैं, क्या नियम कानून बनाए गए, ये भी हमें मेंशन करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पैटर्न रहा यूपीएससी का वो क्या रहा, इसको देखते हैं हम। आपको ये तो सबको पहले ही पता होगा कि जो हमारा थर्ड पेपर है जो 250 मार्क्स का है, ये तो सबको पता होगा, और 3 आवर का टाइम है हमारे पास। एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पेपर को 3 आवर का टाइम दिया गया है, यह आप सबको पता होगा। 200 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन है, 250 मार्क्स का है, और 3 आवर है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि कितना कितना वेटेज है इस सब किन किन सब्जेक्टों का। इसमें 4 सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं, इकोनॉमिक्स का देखते हैं। इकोनॉमिक्स में लगभग 100 मार्क्स का मैटर है, और टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो 50 मार्क्स का है हमारा। साथ में एनवायरनमेंट एंड बायो इकोलॉजी वाला पार्ट है, वो 50 मार्क्स का है। साथ ही हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो भी 50 मार्क्स का है। आप सब ये देख सकते हो कि 50 50 50 ये 150 हो गया, और 100 ये टोटल मिलाकर 250 मार्क्स का हो गया है। तो आप सबको ये देखना है। तो ये दोस्तों हमारा जीएस थर्ड पेपर था। आप इस पेपर को एनालिसिस करके, ये पिछले 5 साल का ट्रेंड है, एनालिसिस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिछले 5 साल आप 19, 20, 21, 22, 23 का उठा सकते हो पेपर, यही ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। तो आप मेरे साथ में आप इन पेपर को डिस्कस कर सकते हैं, और आप अपनी रणनीति को और अच्छे से बना सकते हैं, और 2025 की जो भी प्रीलिम्स की जो 25 मई की एग्ज़ाम है उसकी रणनीति भी बना सकते हैं। तो ऐसे अगले पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद दोस्तों।